हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है कंजंक्शंस के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है और लेक्चर नंबर 2 हमारा कंजंक्शंस के ऊपर है। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर जितना लेवल तक का हमें चाहिए होता है, ठीक है, जितनी हमें इनिशियल लेवल पर जरूरत है उतने कंजंक्शंस, वो कॉमन कंजंक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिनका इस्तेमाल अक्सर हम सेंटेंसेस को जोड़ने में या वर्ड्स को जोड़ने में लगाते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीजें ऐसी बोलती हैं जिसकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती, ठीक है, जैसे इसलिए, के तौर पर, ठीक है, और अन्यथा, या तो ये या वो, कई सारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, क्या रूल्स होते हैं, थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम केवल हमारे बोलने के पर्पस से कितना हमें जरूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आज हम कंजंक्शंस देखेंगे और आज हमारा पहला कंजंक्शन जो है वो है एज, कि आखिरकार हम एज कंजंक्शन का यूज बोलते समय कहाँ करते हैं। एज का मतलब हिंदी में अगर आप जैसा बोल रहे हैं तो यूज करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं के तौर पर तो आप यूज करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं के नाते तो आप एज का यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाऊंगी कि कैसे हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है जैसा आप कहें। बहुत सी बार हम बोलते हैं ना, जैसा आप कहें, एज यू से। तो एज यू से, आप कहें की इंग्लिश तो हमने बना दी यू से, लेकिन जैसा को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज। तो ये हम बहुत आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि अरे अरे जैसा आप कहें, है ना, कि कोई भी आपको कोई काम करता है कि यार ये काम ना ऐसा कर लेते हैं, या मम्मी कोई काम बताती है कि बेटा ये काम ऐसे, अरे हाँ मम्मा जैसा आप कहो। तो आप क्या बोल सकते हैं, यस मम्मा एज यू से, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो ये सब चीजें, जैसा वर्ड जो है वो यहां पर एज के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, मर्जी के लिए विश। वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको पता है कि मैं यहीं से लिखवाती हूं, इसलिए लिख लेना। विश का मतलब क्या होता है, मर्जी या फिर इच्छा, ठीक है, कि जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज यू विश। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी, आई डिड एज यू सेड। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक, जैसी आपकी मर्जी को आप एज यू विश बोल सकते हैं, या जैसी आपकी मर्जी को बोल सकते हैं आई डिड एज यू सेड, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। आई डिड मैंने किया, कैसा, एज यू सेड जैसा आपने कहा। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि जो कहा गया, जैसी आपकी मर्जी थी वैसा ही मैंने किया। तो आप क्या कहेंगे, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश है, ये आई डिड एज यू सेड। नेक्स्ट, मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं। अगेन आपने देखा के तौर पर। अब आपको समझ नहीं आया कि मैम के तौर पर की इंग्लिश हम क्या बनाएं, कि मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं। सो आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर, आई एम वर्किंग हियर। अगेन देखो, रहा हूं लिखा हुआ है, मतलब कोई चीज जो है वो कंटिन्यू चल रही है, मतलब वो मैनेजर के तौर पर अभी भी काम कर रहा है, राइट। सो आई एम वर्किंग हियर, मैं यहां काम कर रहा हूं एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पर। ओके। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। क्या होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। अब यहां पर जो फर्ज होगा, ठीक है, या फिर आप बोले जो कर्तव्य होगा, ये जो ज के बाद र आधा लिखा हुआ है ये इसके ऊपर वाला है, समझ जाना, ठीक है। सो वो कह रहे हैं एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। तो के नाते या फिर के तौर पर एक ही बात है, यहां पर भी हम एज का यूज करेंगे। कैसे, एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी दैट आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस। सी यहां पर लिखा है टू सक्सेस, टू सक्सेस मतलब सफलता की ओर ले जाऊं,
जैसे हम बोले ना आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप कहां जा रहे हैं? स्कूल को जा रहे हैं। तो यहां पर भी वो बोल रहा है सफलता की ओर ले जाओ, सफलता की राह दिखाऊं, राइट? तो इसीलिए हमने टू यहां पर सक्सेस से पहले यूज किया। सो हम कैसे बोलेंगे? एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी। अगेन एक और वर्ड आपको मिला, ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है? कर्तव्य या फिर फर्ज, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं बीइंग अ टीचर। बीइंग अ टीचर मतलब टीचर होने के नाते इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। एक और वर्ड लिखिए आज की वोकैबुलरी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? आ गया समझ में? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर्तव्य और फर्ज होता है, साथ ही साथ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये वर्ड भी कर्तव्य और फर्ज के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो तीन वर्ड्स हमें देखे, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। ये तीनों वर्ड्स आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपको ऐसा करना ही करना चाहिए, उसके लिए यूज होते हैं। सो कैसे बोलेंगे हम? As a teacher, it is my duty that I guide my students to success. या being a teacher, it is my responsibility. It is a responsibility या it is my responsibility भी बोल सकते हैं आप, that I guide my students, कि मैं राह दिखाऊं। Again, एक और वर्ड आपको मिला, guide. Guide मतलब राह दिखाना। Write down all these words in your copies, please. जो भी words यहाँ बताए जा रहे हैं, see you got 4 words. No, you got 5 words today, right? GUIDE लिखिएगा. So wish, duty, responsibility, obligation and guide. You have 5 words today. Write it down in your copies, please. क्योंकि vocabulary के words अब मैं इसी तरीके से आपको दिया करूंगी. तो आज हमने क्या क्या देखा? जैसा आप कहें as you say, जैसी आपकी मर्जी as you wish. मैंने वैसा किया जैसा आपने कहा, I did as you said. मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, I am working here as a manager. एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं. As a teacher, it is my duty to guide my students to success. या फिर that I guide my students to success. और कैसे बोल सकते हैं? Being a teacher, it's a responsibility, और being a teacher, it's an obligation. What is the obligation? That I guide my students to success. ठीक है? एक और वर्ड लिखो, सक्सेस। लिखा सभी ने? सक्सेस क्या बोलते हैं सक्सेस को? सफलता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे एज वेल एज, साथ ही साथ। एज का यूज कब किया गया? जब हमें बोलना था केवल साथ के तौर पर या फिर के नाते। अगर हम बोल रहे हैं एज वेल एज, जिसका मतलब है साथ ही साथ। जैसे राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज एजुकेटेड, राम इज एजुकेटेड। अगेन एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, राइट? राम पढ़ा लिखा है, राम इज एजुकेटेड, एज वेल एज, साथ ही साथ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता आर एजुकेटेड, वो भी पढ़े लिखे हैं। सो राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। सी यहां पर पेरेंट्स के साथ हमने आर का यूज किया है क्योंकि पेरेंट्स 2 होते हैं, है ना? जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं ना, इसीलिए। ठीक है? क्योंकि एक सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल देखो, क्या लिखा है? अगर एज वेल एज 2 सब्जेक्ट्स के बीच में आए तो हेल्पिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर ये 2 सब्जेक्ट्स के बीच में आ रहा है तो उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगेगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार।
इफ एज वेल एज इज ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है इफ एज वेल एज इज ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज जोड़ रहा है किसी भी वाक्य के अंदर, तो जो हेल्पिंग वर्ब उस वाक्य में हम लगाएंगे वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सो अभी देखते हैं किस तरीके से। जैसे वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, मतलब वो साथ ही साथ उसके दोस्त, दो लोग, दो सब्जेक्ट हो गए ना, एक तो वो हो गया, एक उसके दोस्त हो गए। इन दोनों सब्जेक्ट्स को किसने जोड़ा बेटा? इन दोनों सब्जेक्ट्स को किसने जोड़ा? साथ ही साथ ने। तो अब हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो दोस्त के अनुसार नहीं बल्कि वो के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहां लिखा है उसके दोस्त, उसका दोस्त नहीं लिखा, उसके दोस्त लिखा है, मतलब दोस्त यहां पर प्लूरल है। तो कैसे बनाओगे? अब आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज नहीं बल्कि आर लगनी चाहिए, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स की बात हो रही है। पर रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, और पहला वाला सब्जेक्ट हमारा ही है, इसीलिए हम इज लगाएंगे कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड। समझ में आई बात? देखो, हमने बोला वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, ये बात हमने बोली। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जब भी साथ ही साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा हो, एक सब्जेक्ट हमारा है वो मतलब कि ही, दूसरा है हमारा उसके दोस्त। मैं दोस्त लगाना भूल गई। दूसरा क्या है हमारा? दोस्त मतलब कि फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। ये दो हमारे पास सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है। तो कभी भी एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उस सेंटेंस के अंदर वो पहले वाले के अनुसार लगेगा। वरना बच्चे अक्सर बोलने में भी ये गलती करते हैं बहुत से लोग कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गुड। आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड। ओके, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहां है। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। वो साथ ही साथ उसके तीन भाई भी जा रहे हैं। He as well as his three brothers is going. He as well as his three brothers is going. So जहां पर ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ये सुनने में क्या लगेगा? थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऐसा ही होता है, ठीक है। अब बारी है as soon as और the moment की। as soon as और the moment, इनका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। हिंदी में क्या मतलब होता है इनका? जैसे ही। जैसे ही वो आया मैं चला गया। जैसे ही वो आया मैं चला गया। as soon as he came, चला गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे ना? लगाओगे या नहीं? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। as soon as he came, I left. I left मतलब मैं चला गया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और the moment he came, I left. जैसे ही वो आया मैं चला गया। तो आप as soon as या फिर the moment दोनों का ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं आप इन सेंटेंसेस के अंदर। तो जैसे ही वो आया मैं चला गया, as soon as he came, I left, या फिर the moment he came, I left। ठीक है। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं। Come to my home the moment dad comes. Come to my home the moment dad comes. या come to my home as soon as dad comes. तो जैसे ही को हमने देखो दो तरीके से बना सकते हैं ना, एक हम as soon as लगा सकते हैं, एक हम the moment लगा सकते हैं। सो क्या बोलेंगे? Come to my home as soon as dad comes, या फिर come to my home
द मोमेंट डैड कम्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव या फिर गो एज सून एज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव हो सके, है ना? तो यहां पर यही तो बोल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, एज सून एज पॉसिबल। गो एज सून एज पॉसिबल या लीव एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो अभी तक हमने एक एज देखा। एज का यूज हमने जैसे के तौर पर और के नाते के लिए किया। फिर हमने एज वेल एज देखा, मतलब कि उसका था साथ ही साथ। उसके अंदर हमने एक चीज देखी कि जब भी एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद हमने देखा एज सून एज और द मोमेंट, इसका यूज होता है जैसे ही के लिए। ठीक है, तो वो भी हमने देखा कि आप एज सून एज भी यूज कर सकते हो और आप द मोमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है एज फार एज। एज फार एज, जहां तक। एज फार एज मतलब जहां तक। देखना, जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। जहां तक मुझे पता है या जहां तक मैं जानता हूं, बोलते हैं ना हम काफी। अब जहां तक की इंग्लिश बनानी नहीं आती है तो क्या होती है इंग्लिश जहां तक की? एज फार एज। क्या बोलेंगे? एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, he has 2 children, उसके 2 बच्चे हैं। as far as I know he has 2 children। अगेन children लिखना, बच्चों को childrens नहीं बोलते। child सिंगुलर होता है, children प्लूरल होता है अपने आप में। उसके आगे s लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। as far as I know, I know मुझे पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। ही इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। ही इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड, अगेन नया वर्ड मिला। कंसर्न मतलब क्या होता है? वैसे होता है कंसर्न मतलब कोई चिंता जब हम जताते हैं तो मतलब फिक्र होती है किसी चीज की। तो यहां पर बोल रहे जहां तक कि भाई मेरी पढ़ाई की चिंता है या पढ़ाई का सवाल है। मैंने सिर्फ 12वीं पास की है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। तो अगर कंसर्न आपको दिखाना है तो आपको कभी किसी की फिक्र होती है तो हम बताते हैं, चिंता होती है तो हम बताते हैं कि आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, कि भाई मुझे तुम्हारी काफी फिक्र है। ठीक है, तो कंसर्न का यूज हम का सवाल के लिए भी यूज करते हैं कि जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है। मतलब भाई अगर मेरी पढ़ाई के बारे में बात करें, सो एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई एम ओनली 12th पास। आई एम ओनली 12th पास, मैं केवल 12वीं पास हूं। जहां तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, as far as my brother is concerned, he has done graduation। उसने क्या कर ली है? ग्रेजुएशन कर ली है। So he has done graduation। कैसे बोला हमने? As far as my study is concerned, I am 12th pass। As far as my brother is concerned, he has done graduation। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी 2 बहनें हैं। As far as my family is concerned, कैसे बोलेंगे आप? As far as my family is concerned, I have 2 sisters। मेरी क्या है? 2 बहनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूं। As far as my parents are concerned, as far as my parents are concerned, I am good enough to take care of them। I am good enough मतलब कि भाई मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना योग्य हूं कि मैं उनका ख्याल खुद रख सकता हूं। तो मैं इतना काफी हूं। एनफ, काफी, पर्याप्त। ठीक है, चलिए, सो अभी हमने क्या देखे एज फार एज के सेंटेंसेस कि एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन, एज फार एज आई नो ही इज मैरिड,
As far as my study is concerned, I am only 12th pass. As far as my brother is concerned, he has done graduation. As far as my family is concerned, I have 2 sisters. As far as my parents are concerned, I am good enough to take care of them. Clear है? As far as का यूज समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं although, though, even if, even though. ये सभी वर्ड्स भी आपकी वोकैबुलरी में लिखे होने चाहिए. ये जो मैं लिखवा रही हूं ये तो है ही है, कंजंक्शंस में आप लिख ही रहे हो, लेकिन ये एक तरीके से वोकैबुलरी में भी चीज आ रही है ना. although, though, even if, even though, यद्यपि, हालांकि, भले ही, and then also, even then, yet, still, however. इनका यूज कब करते हैं? फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी. लिखोगे इन सभी का मतलब although, though, even if, even though. ये जो कंजंक्शंस है इनका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही. Then also, even then, yet, still, however. इनका मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी. फिर भी, तब भी और इसके बावजूद भी. अब अगर आपने although का प्रयोग किया तो आपको yet का प्रयोग करना ही होगा. अगर आपने although का यूज किया तो आपको इसके साथ yet का यूज करना ही होगा. जैसे भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है. Even if he never went to school, then also he knows everything. अब देखो, भले ही वो नहीं गया फिर भी, तो फिर भी के लिए then also और उसके लिए although यूज किया. समझना मेरी बात. Even if he never went to school, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है. फिर भी के लिए हमने then also यूज किया. then also he knows everything. या हम कैसे बनाएंगे? though he never went to school, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, still he knows everything, फिर भी उसे सब आता है. या हम बनाएंगे although he never went to school, हालांकि वो स्कूल कभी नहीं गया, yet he knows everything, फिर भी वो सब जानता है. ठीक है. सो although के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप although यूज कर रहे हैं तो आप yet का यूज जरूर करेंगे ही करेंगे. तो आपने देखा हर जगह even if यूज किया तो हमने then also भी यूज किया. अगर हमने though यूज किया तो हमने still यूज किया. अगर हमने although यूज किया तो हमने yet यूज किया. भले ही ऐसा हो फिर भी ऐसा हो रहा है. समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से इन दोनों का यूज हम एक ही सेंटेंस के अंदर करते हैं. although के साथ yet का यूज करना ही करना होगा. ये एक कंपल्शन है. ठीक है. हालांकि मैं गरीब हूं पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे में मदद करने की कोशिश करूंगा. although I am poor, हालांकि मैं गरीब हूं, although I am poor, yet I will try to help you with money. Yet I will try to help you with money. पैसे की मदद करूंगा, पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा. तो मदद यहां पर किसके जरिए हो रही है? पैसे से. राइट. हमने with जो preposition था उसका यूज क्या बताया था? कभी भी कोई काम जब किसी की मदद से किया जाए. यहां पर उस इंसान की मदद किससे की जा रही है? पैसे से की जा रही है. इसीलिए हमने with preposition यहां लगाया. ठीक है. although I am poor, yet I will try to help you with money. फिर भी मैं तुम्हारी पैसे से मदद करूंगा. हालांकि ये मैंने नहीं किया है पर फिर भी आपको जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा. हालांकि ये मैंने नहीं किया है, although या फिर though I haven't done it, या although I haven't done it, still whatever you decide I will accept. फिर भी आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, या आपका जो भी फैसला होगा I will accept मतलब मैं मानूंगा उसे.
मैं मानूंगा, आई विल ओबे भी बोल सकते हैं और आई विल एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। Even if I was unwell, then also I worked. Even if I was unwell, then also I worked. Clear है? अब बारी आती है सच की, such as की और in such a way की। Such, such as and in such a way कैसे करेंगे? देखो, सच का मतलब होता है इस तरह का या फिर ऐसा। सच एज का मतलब होता है जैसे कि या फिर उदाहरणतः। इन सच अ वे का मतलब होता है इस तरह से या फिर ऐसे। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। बोलते हैं ना सच पीपल आर सेल्फिश, कि भाई ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को बोलेंगे सच पीपल। क्या बोलेंगे? सच पीपल। सच पीपल आर सेल्फिश। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। I do not like such children. I do not like such children. ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। I have heard many such stories. कई कहानियां, कैसी? कई ऐसी कहानियां। तो कई के लिए हमने many यूज किया। आप क्या बोलेंगे? I have heard many such stories. कि भाई ऐसी, अरे ऐसी तो मैं बहुत कहानी सुन चुका हूं। I have heard many such stories. I have heard many such stories. मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। I have many things such as जैसे कि या उदाहरणतः। तो उसने बोला ना मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि। I have many things such as a computer, a laptop, a mobile, etc. etc. इत्यादि etc. ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमने सच, सच एज और इन सच अ वे का यूज देखना था। सो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। आई हैव हर्ड मेनी सच स्टोरीज। मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। I have many things such as a computer, a laptop, a mobile, etc. Okay? उसके साथ कई लोग हैं जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। There are many people with him. उसके साथ कई लोग हैं। कई लोग, many people. There are many people with him such as Ram, Rahul, Mohan, etc. So again देखा ना, जैसे कि के लिए हमने such as का यूज किया। साथ ही साथ आपको कितनी सारे नए सेंटेंसेस मिले जिनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है वो देखा। ये सभी सेंटेंसेस लिखे होने चाहिए और इन्हें बोलने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये आपकी मदद किस में करेंगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बताया था ना मैंने कि बहुत से बच्चे अक्सर ये बोलते हैं हम जुबान पे इंग्लिश आती ही नहीं है। वो कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा, आप कोई भी चीज रीड कर रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट लाउडली। ठीक है, आप उसे बोल बोल कर पढ़ो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि उसके बाद आपको उनका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप सुनो उन चीजों को। मैंने आपको बोला है कि आप वीडियोस देखो, सबटाइटल्स के साथ देखो, सुनो और पढ़ो। अपने को पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, अपने को सुनना है और पढ़ना है। अब पिक्चर में क्या बोला जा रहा है वो सुनना है, सबटाइटल्स में क्या लिखा है वो पढ़ना है। उससे आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि क्या बोला जा रहा है। आप सुनोगे उस चीज को, पिक्चर तो देखोगे ही साथ में, ऐसा तो नहीं है नहीं देखोगे, है ना? तो आपको पता चलेगा क्या सिचुएशन चल रही है, कहानी क्या चल रही है। ठीक है, उसके साथ कई लोग हैं। देयर आर मेनी पीपल विद हिम, जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि, सच एज राम, राहुल, मोहन एटसेट्रा। उसने इस तरह से मुझे देखा कि मुझे लगा वो मुझे चाहती है। उसने इस तरीके से मुझे देखा, मुझे लगा कि वो मुझे चाहती है। शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे, इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरह से। तो यहां पर हमने क्या बोला कि उसने किस तरह से देखा? इस तरह से देखा। तो शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी।
that I felt she liked me, कि वो मुझे चाहती है। अब आप यहां सोचोगे कि भाई मैम यहाँ liked me क्यों है, क्योंकि यहां पर वो पास्ट की बात बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, उस समय मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे चाहती है, राइट। I felt she liked me। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। You talk in such a way, तुम ऐसे बात करते हो, you talk in such a way that I cannot deny you, I cannot deny you। deny मतलब टालना, मना करना। मिला ना नया वर्ड एक और, चलो। So there are many people with him such as Ram, Rahul, Mohan, etc. She looked at me in such a way that I felt she liked me। You talk in such a way that I cannot deny you। ठीक है, मैं बोल रही हूं, बार बार बोल के इसलिए बता रही हूं क्योंकि काफी बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होता। ठीक है, सो मैं बार बार अगर ये रिपीट कर रही हूं दैट मीन्स आप समझिए मैं किस वर्ड को कैसे बोल रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट है either or, या तो ये या तो वो। either or, या तो ये या तो वो। जैसे या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। either you go or let me go, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। either you go or let me go, एक साथ यूज नहीं होता है either or, थोड़ी दूरी पे यूज कर रखा है ना, ऐसा नहीं either or you go let me go, no। either you go, या तो तुम जाओ, और फिर या मुझे जाने दो। ठीक है, जैसे हमने और कंजंक्शन पढ़ा था ना शुरुआत में, पहले दिन फर्स्ट लेक्चर हुआ था जब इसका, उस दिन या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। either Ram will go or I will। अगेन देखो यहां पर गो दो बार मत बोलना। I will से समझ में आ गया कि या तो आप जाने की बात कर रहे हो। either Ram or I will go, या फिर या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगा। so either Ram or I will go, दो बार गो मत बोलना कि either Ram will go or I will go, नहीं, either Ram will go or I will, या फिर either Ram or I will go, मतलब हम दोनों में से कोई एक जाएगा। ठीक है, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। I'll either go Delhi or Mumbai, I'll either go Delhi or Mumbai, तो इन दोनों में से एक जगह जाएगा। I'll go either Delhi or Mumbai। ठीक है, या तो तुम गलत हो या वो। either you or he is wrong, मतलब तुम दोनों में से एक कोई गलत है। either you are wrong or he is, either you are wrong or he is। again see, either you go or let me go, either Ram will go or I will, या फिर either Ram or I will go। I will either go Delhi or Mumbai, या I will go either Delhi or Mumbai। either you or he is wrong, या फिर either you are wrong or he is। क्लियर? चलिए, सो ये क्या थे? ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो हमने आज की क्लास में किए। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। I'll either go Delhi or Mumbai, I'll go either Delhi or Mumbai, I'll go nor Delhi or Mumbai, या both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। As far as my study is concerned, I am only 12th pass। As far as my study was concerned, I am 12th pass, I am only 12th pass। As far as my study of concerned, I am only 12th pass, या फिर none। Make sure आप ध्यान रखें कंजंक्शन और प्रेपोजिशन कहां कौन से लगे हुए हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। I will either go Delhi or Mumbai, या फिर I'll go either Delhi or Mumbai, both are correct, that's why option number 4, both 1 and 2 are correct। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है।
As far as my study is concerned, I am only 12th class. Option number 1 is correct. Why? क्योंकि यहाँ पर was लगा है which is wrong, यहाँ पर off लगा है which is wrong, and none तो होगा ही नहीं because option number 1 is correct option. So आज की क्लास के लिए इतना ही. आज की क्लास में हमने conjunctions पढ़े as well as such, in such a way, as far as, either or, although, even if, then also. इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमने दो, although, yet, still. So, काफी सारे कंजंक्शंस हमने आज की क्लास में कवर कर लिए और अब एक लास्ट क्लास और होगी कंजंक्शंस के भी ऊपर. ठीक है, उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे और काफी कंजंक्शंस देखेंगे. एंड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. 6 क्वेश्चंस आर देयर. यू हैव टू पुट द राइट कंजंक्शंस इन द ब्लैंक स्पेस. ओके, आपको क्या करना है, जो खाली स्थान है उसमें सही कंजंक्शन फिल करना है. चलिए, सो नेक्स्ट क्लास कंजंक्शन पर होगी. अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.